अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा, तो मुमकिन है आप जिंदगी की सबसे जरूरी सीख को खो देंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ पैसे की बात नहीं करता। ये बात करता है उस थकान की, उस परेशानी की, जो हम हर महीने महसूस करते हैं। हर बार जब तनख्वाह आती है, तो लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर वही हाल, जेब खाली, मन भारी और सिर में चिंता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप खूब मेहनत करते हैं, दिन रात लगते हैं, फिर भी पैसे बचते नहीं? आपको समझ ही नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है। आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग यही महसूस करते हैं कि पैसा तो आ रहा है, पर चैन क्यों नहीं। हमें बचपन से यही सिखाया गया, पढ़ो, नौकरी करो, पैसा आएगा और जिंदगी आराम से चलेगी। पर किसी ने ये नहीं बताया कि पैसे को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कमाना। द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की ये किताब यही सिखाती है कि पैसा कोई गणित का खेल नहीं, ये हमारी सोच, आदतों और समझ पर टिका होता है। इस किताब से आप जानेंगे कि पैसे से जुड़ी आपकी कई तकलीफें आपकी कमाई से नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके से जुड़ी हुई हैं। अगर आज आप भी थक चुके हैं, परेशान हैं और सोच सोच कर घबरा जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने इसे मिस कर दिया, तो शायद आप वही गलतियां दोहराते रहेंगे जो अब तक आपके पैसों, आपके सपनों और आपके सुकून को चुरा रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय जो आपकी सोच को बिल्कुल नए तरीके से बदल सकता है। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। पैसे को लेकर हर किसी की सोच अलग होती है, और यह बिल्कुल ठीक है। हम जब किसी और को पैसे खर्च करते या निवेश करते हुए देखते हैं, तो हम उसे अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल में हर इंसान के पास पैसे को देखने और खर्च करने का अपना तरीका होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या अनुभव किए हैं। पैसे के फैसले हमारे एक्सपीरियंसेस और बैकग्राउंड पर आधारित होते हैं। जब हम किसी दूसरे के पैसे खर्च करने के तरीके को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अक्सर उसकी पूरी कहानी नहीं समझ पाते। जो एक इंसान के लिए सही हो सकता है, वही दूसरे के लिए गलत हो सकता है। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशक हैं। उनका कहना है, मैंने 11 साल की उम्र में पहली बार निवेश करना शुरू किया था। वह एक ऐसे परिवार में बड़े हुए थे जहां पैसों के बारे में हमेशा बात होती थी। उनके पिता खुद एक स्टॉक ब्रोकर थे। इसका असर उनके पैसे खर्च करने के तरीके पर पड़ा। अगर हम उनकी जगह होते, तो क्या हम वही फैसले लेते जो उन्होंने लिए? शायद नहीं, क्योंकि हमें उतना अनुभव नहीं था। अब सोचिए, किसी दूसरे इंसान ने पूरी जिंदगी में कभी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं सोचा। क्या आप उसे पागल कहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि उसके पास वो अनुभव नहीं था। यह साफ बताता है कि हम सभी के पास पैसों को लेकर अलग अलग सोच होती है, और यह बिल्कुल ठीक है। पैसा खर्च करने के तरीके में भिन्नता, किसी का सोचने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या अनुभव किए हैं। एक व्यक्ति जो किसी व्यापार में सफल हुआ है, वह पैसे खर्च करने में ज्यादा खुले तरीके से सोच सकता है। वहीं अगर किसी ने जीवन में संघर्ष किया है और पैसे की कमी महसूस की है, तो वह उसे बचाने की कोशिश करेगा। पैसे को समझने का तरीका हर किसी का अलग होता है, और यह जरूरी नहीं कि किसी के फैसले गलत हों। वे उसकी जिंदगी और अनुभवों का परिणाम होते हैं। कुछ जरूरी और आसान टिप्स। 1, अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से न करें। जब हम किसी और से तुलना करते हैं, तो हम उसकी पूरी जिंदगी को नहीं समझ पाते। आपको अपनी जिंदगी के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। अपने फैसलों पर भरोसा रखें। 2, अपने पैसों के फैसलों पर शर्मिंदा न हों। जो आपने अब तक किया है, वह आपके अनुभवों का परिणाम है। अगर आपने कुछ गलत किया है, तो उसे सुधारने की कोशिश करें, लेकिन उस पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। 3, दूसरों की मनी चॉइसेस को जज न करें। हमें कभी भी किसी दूसरे के पैसों खर्च करने के तरीके को जज नहीं करना चाहिए। उसका तरीका उसकी जिंदगी और अनुभवों पर आधारित है, और वह उसके लिए सही हो सकता है। 4, दूसरों की नकल न करें। दूसरों की सफलता को देखकर उनकी नकल करना आसान होता है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। हर किसी के पास अपने एक्सपीरियंसेस और सिचुएशन होते हैं, इसीलिए हमेशा अपनी समझ और जानकारी के हिसाब से कदम उठाएं। किताब से क्या सीखने को मिलता है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी।
हमें यह सिखाती है कि पैसे को लेकर हमारे फैसले केवल हिसाब किताब या कैलकुलेशंस पर आधारित नहीं होते। ये हमारे एक्सपीरियंसेस और माइंडसेट का हिस्सा होते हैं। इसलिए जब हम किसी और के पैसों के बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उनकी सोच और हमारी सोच अलग हो सकती है। कोई पागल नहीं होता, बस हर किसी का तरीका अलग होता है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस अध्याय में लेखक हमें बताता है कि सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, बल्कि इसमें भाग्य और जोखिम का भी बड़ा हाथ होता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम जितना भी मेहनत करें, किसी चीज में सफल होने के लिए कभी कभी कुछ लक और सही समय भी जरूरी होता है। कभी कभी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए या सिर्फ सही वक्त पर सही कदम उठाकर सफलता हासिल कर लेते हैं। हमेशा यह समझना जरूरी है कि सफलता और विफलता का मिश्रण होता है। इसमें हमारा हार्डवर्क, हमारी सोच और चांस या लक का भी योगदान होता है। क्या आपने कभी बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स के बारे में सुना है? इन दोनों को बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स और सफल इंसान माना जाता है। इनकी सफलता का कोई एक कारण नहीं था। इनकी मेहनत, इनका विजन और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों का लक था। बिल गेट्स को शुरू में ही एक स्कूल में कंप्यूटर मिल गया था, जबकि उस समय दुनिया में बहुत कम लोग कंप्यूटर से परिचित थे। इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की। यदि उन्हें वह अवसर नहीं मिलता तो क्या वह इतने सफल हो पाते? शायद नहीं। वहीं स्टीव जॉब्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने एप्पल की शुरुआत अपने घर के गैरेज से की थी। कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ मेहनत का नतीजा था, लेकिन इसमें भी बहुत सारी लक और सही वक्त पर सही जगह होने का योगदान था। भाग्य और मेहनत का संतुलन। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता केवल मेहनत का नतीजा नहीं होती। इसमें भाग्य और सही मौके का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपके पास सही समय और सही अवसर है, तो आपकी मेहनत आपको एक नई दिशा दे सकती है। अक्सर हम अपनी मेहनत और संघर्ष को देखते हुए दूसरों से जलन महसूस करते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि उन लोगों की सफलता में भी कहीं ना कहीं सही मौके और भाग्य का योगदान था। हर किसी की यात्रा अलग होती है और हमें दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण और सरल टिप्स। 1, अपने हालात पर ध्यान केंद्रित करें। हमें अपनी मेहनत और मौके पर ध्यान देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारी यात्रा अलग हो सकती है। जो किसी के लिए आसान था, वह आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और भाग्य को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करें। 2, दूसरों से जलन महसूस न करें। सफलता और असफलता में केवल मेहनत का ही योगदान नहीं होता, भाग्य और जोखिम भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरों की सफलता देखकर जलन महसूस करने की बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दें और देखें कि आप क्या कर सकते हैं। 3, भाग्य और जोखिम को समझें। सफलता और असफलता में भाग्य का भी हाथ होता है। यह मानना कि सब कुछ हमारी मेहनत पर निर्भर करता है एक भ्रम हो सकता है। कभी कभी हमें लक का भी हिस्सा मिलता है, जो हमारी मेहनत को और भी आगे बढ़ा सकता है। 4, जोखिम लेने से डरे नहीं। कभी कभी हमें रिस्क्स लेने पड़ते हैं। बहुत बार जब हम किसी बड़े कदम की ओर बढ़ते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन अगर हम सही तरीके से जोखिम लेते हैं और समझदारी से काम करते हैं तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। किताब से क्या सीखने को मिलता है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती। इसमें भाग्य, अवसर और सही समय का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सफलता पाने के लिए हमें अपनी मेहनत को लक और रिस्क के साथ जोड़कर देखना होगा। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी सफलता में दूसरों से कहीं ज्यादा हमारी स्थिति और सही अवसर का हाथ है, तो हम अपनी यात्रा को और अच्छे से समझ सकते हैं और दूसरों से जलन महसूस करना छोड़ सकते हैं। चैप्टर 3, नेवर इनफ। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाता है कि जब हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, तब भी हम और ज्यादा पाने की तलाश में क्यों रहते हैं। यह अधिक प्राप्त करने की चाहत कभी खत्म नहीं होती। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर मुझे यह मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वह चीज मिल जाती है तो फिर अगली चीज की तलाश शुरू हो जाती है। यह प्रवृत्ति इंसान की मानसिकता का हिस्सा बन जाती है। हम जितना ज्यादा पाते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं, और ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक हम अपने अंदर की संतुष्टि को नहीं समझ पाते।
इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी असली समस्या यह नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह है कि हम जो कुछ भी हासिल करते हैं उसे भी पर्याप्त नहीं मानते। आपने जॉन डी रॉकफेलर का नाम सुना होगा, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। एक बार उनसे पूछा गया, आपके पास पहले से इतना पैसा है तो अब और कितना चाहिए? उनका जवाब था, जब तक मैं और नहीं पा सकता तब तक मुझे पर्याप्त नहीं लगेगा। यह कहने के बावजूद वह एक ऐसे इंसान थे जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक थे और पैसों के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं था। इसके बावजूद वह हर वक्त और ज्यादा की तलाश में रहते थे। यह कहानी हमें यह समझाती है कि जब तक हम अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को समझते नहीं, तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें बस एक बड़ी नौकरी या एक बड़ी कार की जरूरत है, लेकिन जैसे ही वह हासिल होती है, अगले लक्ष्य की ओर दौड़ने की चाहत बढ़ जाती है। इनफ का मतलब सिर्फ पैसों या चीजों से नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपनी जिंदगी में संतुष्ट कैसे हो सकते हैं। अगर आपके पास खाना, घर और अच्छे रिश्ते हैं, तो क्या आपको और अधिक की तलाश करनी चाहिए? हमें यह समझने की जरूरत है कि संतुष्टि एक मानसिक स्थिति है। जब हम यह मानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त है, तब हम असली सुख महसूस कर सकते हैं। ध्यान दें कि संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि ये अंदर से आती है। आप जितना अधिक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, उतना ही अंदर से खोखला महसूस करेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि कभी-कभी कम है ज्यादा होता है। कुछ महत्वपूर्ण और आसान टिप्स। 1. अपनी इच्छाओं को पहचानें। यह समझें कि आपके पास जो चीजें हैं वही आपके लिए पर्याप्त हो सकती हैं। अपनी इच्छाओं को पहचानें और यह समझने की कोशिश करें कि क्या वह इच्छाएं सच में आपको खुशी देंगी या सिर्फ एक और स्टेटस सिंबल बन जाएंगी। 2. वर्तमान में खुश रहें। बहुत बार हम अगले लक्ष्य की ओर दौड़ते रहते हैं और वर्तमान में जो हमें मिला है उसे पूरी तरह से नहीं जी पाते। अब यह समय है कि हम अपनी जिंदगी के हर पल को अच्छे से जिएं और अपने पास जो कुछ भी है उसे अप्रिशिएट करें। 3. संतुष्टि की भावना को समझें। संतुष्टि बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। अपनी मानसिकता बदलें और महसूस करें कि इनफ का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त है, तो खुद को खुश रखें और खुद को आगे बढ़ने के बजाय वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। 4. सादा जीवन अपनाएं। जीवन को जितना सादा और सहज रखें, उतना ही आप मानसिक शांति पा सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि ज्यादा पाने की कोशिश करना हमारे भीतर की शांति को छीन सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि जब हम पैसे या किसी और चीज के पीछे भागते रहते हैं, तो असल में हम अपनी आंतरिक संतुष्टि खो रहे होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि अभी जो है वही पर्याप्त है। सफलता और खुशहाली का कोई अंत नहीं है। अगर हम हमेशा और अधिक चाहते रहेंगे, तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हमारी मानसिक शांति और संतुष्टि हमारी इच्छाओं को समझने और उन्हें संतुलित करने में ही है। अंत में यह हमें यह सिखाता है कि संतुष्टि की असली कुंजी किसी भी बाहरी चीज में नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता और सोच पर निर्भर करती है। चैप्टर 4, फ्रीडम। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि वास्तविक संपत्ति केवल पैसे या भौतिक वस्तुओं में नहीं होती। असली संपत्ति तब होती है जब आपके पास समय हो, यानी जब आप अपनी जिंदगी को अपनी इच्छाओं के हिसाब से जी सकें। हमें यह समझना चाहिए कि पैसा एक साधन है जो हमें जीवन जीने में मदद करता है, लेकिन अगर पैसे के पीछे हम अपना समय गंवा रहे हैं, तो हम असल में अपनी स्वतंत्रता खो रहे होते हैं। समय सबसे कीमती वस्तु है, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वह वापस नहीं आता। अगर हम अपना सारा समय पैसे कमाने में लगा देंगे, तो क्या हम वास्तव में खुश रह पाएंगे? ये सवाल हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। रमेश, जो एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ने हमेशा अपने परिवार को अच्छे से जीने के लिए पैसे कमाने की ओर ध्यान केंद्रित किया। वह दिन रात काम करता था, ये सोचते हुए कि जब पैसे कमा लेगा तब अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता पाएगा। लेकिन जब रमेश ने एक दिन बैठकर अपनी जिंदगी पर विचार किया, तो उसे महसूस हुआ कि उसने इतने साल सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ने में बर्बाद कर दिए। वह अपने बच्चों के स्कूल इवेंट्स, अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां और परिवार के साथ बिता हुआ समय खो चुका था। उसे यह एहसास हुआ कि वास्तविक धन तो वह पल हैं जो वह अपने परिवार के साथ बिताता था।
न कि उन पैसों से जो वह काम के दौरान कमाता था। रमेश अब समझता है कि असली स्वतंत्रता सिर्फ पैसे में नहीं है, बल्कि उस समय में है जो वह अपने परिवार के साथ बिताता है। उसकी जिंदगी अब अधिक संतुलित और खुशहाल हो गई है, क्योंकि उसने समय को अपनी सबसे कीमती संपत्ति मान लिया है। यह समझना जरूरी है कि हम जितना ज्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, उतना ही हम अपने समय को खोते जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा पैसे कमाएंगे तो जीवन में सुख मिलेगा, लेकिन असल में पैसे से ज्यादा मूल्यवान हमारा समय है। समय का सही उपयोग हमें अधिक स्वतंत्रता देता है। अगर हम अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करें, तो हम न सिर्फ अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को खुशहाल भी बना सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण और आसान टिप्स। 1. समय का सही मूल्य समझें। जब आप पैसे कमाने के लिए अपने समय का अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो यह जरूरी है कि आप समझें कि समय आपके लिए कितना कीमती है। अपने समय का सही प्रबंधन करके आप अपने जीवन को अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। 2. लंबी अवधि की सोच अपनाएं। हमें सिर्फ वर्तमान में नहीं, बल्कि भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, और अगर हम आज अपनी स्वतंत्रता की कीमत समझते हुए सही निर्णय लेते हैं, तो भविष्य में हम और अधिक खुशहाल और संतुष्ट रह सकते हैं। 3. समय को नियंत्रित करें। जो लोग अपने समय को नियंत्रित करते हैं, वे पैसे और भौतिक सुखों से ज्यादा अपनी स्वतंत्रता और संतुष्टि में विश्वास रखते हैं। समय को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानें और उसे सही दिशा में खर्च करने का प्रयास करें। 4. धन से ज्यादा स्वतंत्रता को महत्व दें। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता और समय पैसे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितना अधिक हम अपनी स्वतंत्रता की कद्र करेंगे, उतना ही हम अपने जीवन में सच्ची खुशहाली पा सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि असली धन पैसे से नहीं, बल्कि समय और स्वतंत्रता से आता है। हम जब अपनी जिंदगी में अपनी समय की कीमत समझते हैं, तो हम बाहरी दबावों और पैसों के बिना अपनी खुशहाली का रास्ता चुन सकते हैं। समय का सही उपयोग हमें न केवल जीवन में संतुष्टि और खुशी देता है, बल्कि हमें सच्ची स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। पैसे कमाने के बजाय अगर हम समय की कीमत समझें, तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ इस बुक का एक छोटा सा ओवरव्यू है। अगर तुम वाकई में अपनी सोच, पैसे को समझने का तरीका और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो इस बुक को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ई बुक बाय करो और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दो। चैप्टर 5, सेव मनी। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमाएं। असली ताकत इस बात में होती है कि आप जो कमा रहे हैं, उसमें से कितना बचा पा रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर इनकम बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि अगर सेविंग की आदत नहीं है, तो कितनी भी इनकम हो, सब खर्च हो जाएगा। सेविंग यानी बचत एक ऐसी आदत है जो आपको बिना ज्यादा कमाए भी फाइनेंशियल कंट्रोल और पीस दे सकती है। आशा एक सिलाई का काम करती है। उसकी महीने की इनकम सिर्फ 10,000 रुपए है। उसके आसपास की महिलाएं अक्सर मजाक करती थीं कि इतने कम पैसों में क्या बचा पाएगी, लेकिन आशा ने कभी कंपैरिजन नहीं किया। उसने हर महीने 1,000 रुपए बचाना शुरू किया। बहुत डिसिप्लिन्ड और सिंपल लाइफस्टाइल अपनाया। 5 साल बाद जब अचानक उसकी बेटी की सर्जरी करवानी पड़ी, तब वही 60,000 रुपये की सेविंग उसके काम आई। न किसी से उधार, न किसी पर बोझ। आशा आज भी ज्यादा नहीं कमाती, लेकिन वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, क्योंकि उसके पास सेविंग की हैबिट है। ये कहानी बताती है कि इनकम बड़ी हो या छोटी, सेविंग आपको फ्रीडम और डिग्निटी दोनों देती है। सेविंग सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब आप सेविंग करना शुरू करते हैं, तो आप अपने फ्यूचर की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। आप ये मानते हैं कि कल को क्या होगा, ये आज के डिसीजंस पर डिपेंड करता है। कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स। 1. हर इनकम में से 10% अलग रखें, चाहे आपकी कमाई 5,000 रुपए हो या 50,000 रुपए। हर महीने थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ सेविंग के लिए रखिए। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी और बड़ी रकम जमा होगी। 2. इम्पल्स खर्च से बचें। कई बार हम चीजें सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो हमें उस वक्त चाहिए लगती हैं। एक दिन रुक जाइए, सोचिए कि क्या वो चीज वाकई जरूरी है। आप खुद सरप्राइज्ड होंगे कि कितने खर्च अवॉइड हो सकते हैं। 3. लो लाइफस्टाइल, हाई वैल्यू।
जिन लोगों ने कम लाइफस्टाइल में जीना सीखा वो फ्यूचर में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। आप जितना कम शो ऑफ करेंगे उतना ज्यादा सेव कर पाएंगे। 4, सेविंग इंश्योरेंस, अपॉर्चुनिटी फंड। सेविंग आपको सिर्फ इमरजेंसीज में नहीं बचाता, यह आपको नए मौके एक्सप्लोर करने की हिम्मत भी देता है, जैसे जॉब बदलना, स्मॉल बिजनेस शुरू करना या कोई नया स्किल सीखना। यह सब पॉसिबल बनता है जब आपके पास एक बैकअप सेविंग होती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि सेविंग केवल पैसों को जमा करना नहीं है, बल्कि ये एक फ्रीडम है, एक पावर है जो आपको फ्यूचर में किसी भी परेशानी से निपटने की ताकत देती है। इनकम से ज्यादा जरूरी है आपकी सेविंग की हैबिट। और अच्छी बात यह है, यह हैबिट कोई भी बना सकता है, चाहे उसकी कमाई बड़ी हो या छोटी। चैप्टर 6, रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। लेखक कहते हैं, पैसे के मामले में लोग हमेशा रैशनल यानी परफेक्टली लॉजिकल बनने की कोशिश करते हैं। हर डिसीजन को नंबर्स, ग्राफ्स और डेटा से जस्टिफाई करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। पैसा हमारे इमोशंस, डर, आशा, लालच और जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। इसीलिए प्रैक्टिकल जिंदगी में परफेक्ट लॉजिक काम नहीं करता, वहां समझदारी ज्यादा काम आती है। अभिनव बिंद्रा, भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर, एक टाइम पर पूरी तरह रैशनल अप्रोच अपनाते थे। हर चीज साइंटिफिकली कैलकुलेट करते, कितनी प्रैक्टिस, कितना रेस्ट, कौन सी डाइट। लेकिन एक बार उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सिर्फ डेटा से वो मानसिक दबाव को नहीं हटा पा रहे थे। तभी उन्होंने मेडिटेशन, म्यूजिक और इमोशनल डिसिप्लिन को अपनाया, और वही रीजनेबल स्टेप्स उनकी जीत का कारण बने। उन्होंने सोचा नहीं था कि दिमाग को काम करना भी उतना ही जरूरी है जितना प्रैक्टिस करना, लेकिन वो इंसानी समझदारी उनके लॉजिक से कहीं ज्यादा कारगर साबित हुई। जब हम पैसा मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना रिटर्न मिलेगा, कितना लॉस हो सकता है। लेकिन हर इंसान की लाइफ अलग होती है। किसी को रिस्क लेने से डर लगता है, किसी को लोन की टेंशन नींद नहीं लेने देती। ऐसे में परफेक्ट फॉर्मूला अपनाना हमेशा सही नहीं होता। समझदारी यह है कि आप वो डिसीजंस लें जो आपको रात को सुकून से सोने दें, भले ही कोई दूसरा कहे कि वो फैसला फाइनेंशियल लॉजिक के हिसाब से बेस्ट नहीं है। अगर वो आपके लिए मानसिक शांति दे रहा है तो वही सही है। कुछ आसान और प्रैक्टिकल सुझाव। 1, हर सलाह आपके लिए नहीं होती। जो स्ट्रैटेजी किसी दूसरे के लिए काम कर रही है वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। इसलिए ब्लाइंडली किसी एक्सपर्ट या इन्फ्लुएंसर की बात ना माने, अपनी परिस्थिति को समझकर डिसीजन लें। 2, इमोशनल पीस को प्राथमिकता दें। अगर कोई निवेश आपको रात भर चिंता में डाल देता है तो वो अच्छा नहीं है, चाहे रिटर्न कितना भी हो। पैसा आपको आराम दे, ना कि बेचैनी। 3, लंबे समय की सुविधा को समझें। कई बार हम छोटे छोटे फायदे के पीछे भागते हैं, लेकिन वो डिसीजंस लंबे समय में स्ट्रेस और रिग्रेट लाते हैं। एक रीजनेबल इंसान वो है जो अपने डिसीजंस को लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस से जोड़कर देखता है। 4, परफेक्शन की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान हर डिसीजन में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली समझदारी से सोचते हैं तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसे से जुड़ा हर फैसला लॉजिकल नहीं हो सकता। इंसान मशीन नहीं होता, उसके पास फीलिंग्स होती हैं, डर होता है, उम्मीद होती है। इसलिए ऐसे फैसले लें जो प्रैक्टिकल हों, जो आपको तनाव से बचाएं और जो आपकी जिंदगी को आसान बनाएं, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। चैप्टर 7, यूर नॉट अलोन, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। जो चीजें हम लोगों के पास दिखती हैं, जैसे बड़ी कार, ब्रांडेड कपड़े या लग्जरी वेकेशंस, वो उनकी असली वेल्थ का संकेत नहीं होती। असल में वेल्थ मतलब वो पैसा होता है जो खर्च नहीं हुआ। जो कुछ आप देख रहे हैं वो तो सिर्फ स्पेंडिंग है, ना कि सेविंग या इन्वेस्टिंग। एक कड़वी लेकिन दिल को छू जाने वाली सच्चाई। 2015 में एक स्टडी आई थी जिसमें यह पाया गया कि अमेरिका में जिन लोगों के पास सबसे फ्लैशी गाड़ियां थीं, उनमें से कई लोग भारी कर्ज में डूबे हुए थे। दूसरी तरफ कई ऐसे लोग जो दिखने में बेहद साधारण जिंदगी जीते थे, उनके पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स थीं। दिखावे की दुनिया में असली अमीरी अक्सर छुपी होती है। एक उदाहरण जो सोचने पर मजबूर कर देगा। संजय दत्त, जिनकी लाइफस्टाइल, गाड़ियां, बंगला, सब कुछ लोगों को बहुत ही फ्लैशी लगता था,
लेकिन उनकी जिंदगी के एक फेज में लीगल ट्रबल्स और लविश खर्चों ने उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल में डाल दिया। वहीं आर माधवन, जो दिखने में बिल्कुल ग्राउंडेड, सिंपल और कम फ्लैशी हैं, आज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स की वजह से फाइनेंशियली सिक्योर हैं। यहां बात यह नहीं कि कौन कितना कमाता है, बात यह है कि कौन कितना समझदारी से रखता है। अब खुद से पूछिए कुछ सवाल। क्या आपने कभी किसी दोस्त को इंस्टा पर महंगी जगहों की रील्स डालते देखा और खुद को कमतर समझा? क्या आपने कभी यह सोचा कि मैं भी ऐसा जीना चाहता हूं? लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि जो दिख रहा है उसके पीछे कितना डेट प्रेशर या इनसिक्योरिटी छिपा है? इस अध्याय से मिलने वाले 4 जरूरी सबक। 1, दिखावे से भ्रम मत खाइए। जरूरी नहीं कि जो महंगा दिख रहा है वो असल में रिच भी हो। ज्यादातर असली वेल्थ चुपचाप एक्यूमुलेट होती है, इंस्टाग्राम पर नहीं। 2, खर्च करने से अमीर नहीं बनते। पैसे को वाइजली बचाना और इन्वेस्ट करना ही असली अमीरी की ओर ले जाता है, ना कि बार बार नई चीजें खरीदना। 3, अपनी जरूरत को पहचानिए, कंपैरिजन से बचिए। जब आप दूसरों की लाइफस्टाइल से अपनी तुलना करते हैं तो आप अपनी पीस खोते हैं। हर इंसान की जिंदगी और जिम्मेदारी अलग होती है। 4, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को गोल बनाइए, ना कि दिखावा। ऐसा पैसा जमा कीजिए जो आपको फ्यूचर में ऑप्शंस दे, प्रेशर नहीं। आपकी वेल्थ वो है जो आपके बैंक अकाउंट में बचा है, ना कि वो जो लोगों को दिखाई दे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें याद दिलाती है कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि शांति और चॉइस में है। जो चीजें आप नहीं देख सकते, जैसे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और डिसिप्लिन, वही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती हैं। इसलिए अगली बार जब किसी को ल्यूक्स में देखें तो खुद से पूछिए, क्या वो दिखावे का हिस्सा है या सच्ची अमीरी का? चैप्टर 8, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जिंदगी में हर चीज का बराबर असर नहीं होता, बल्कि कुछ चंद फैसले या मौके ही पूरी कहानी को बदल देते हैं। जैसे एक इन्वेस्टर को 100 इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 5 या 10 ही इन्वेस्टमेंट से जबरदस्त रिटर्न्स मिलते हैं, बाकी एवरेज या फेलियर हो सकती हैं। लेकिन वही कुछ टेल्स यानी रेयर इवेंट्स या डिसीजंस पूरे गेम को बदलते हैं। यही बात पैसों के साथ भी होती है। हम हर दिन परफेक्ट डिसीजंस नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप कुछ सही डिसीजंस को पहचान लें और उन्हें पकड़ लें तो वही डिसीजंस आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को बदल सकते हैं। अब सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने कई बार सेविंग्स की कोशिश की, लेकिन एक राइट इन्वेस्टमेंट ने आपका पैसा डबल कर दिया। कई लोगों से मिले, लेकिन एक राइट इंसान ने आपकी पूरी सोच बदल दी। बहुत मेहनत की, लेकिन एक मौका, एक आइडिया, एक स्टेप ऐसा था जिसने आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दिया। यही है टेल्स ड्राइव एवरीथिंग का जादू। धीरूभाई अंबानी ने भी शुरुआत में कई छोटे काम किए, पेट्रोल पंप अटेंडेंट से लेकर छोटे मोटे व्यापारी तक। लेकिन एक बड़ा फैसला, यानी खुद की कंपनी शुरू करने का जो सपना उन्होंने देखा, वही उनका टेल मोमेंट बना। उस एक फैसले ने सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उनके आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत बदल दी। अब खुद से ये 4 सवाल पूछिए। 1, क्या मैं हर छोटी चीज को लेकर स्ट्रेस में हूं और असली बड़े मौके मिस कर रहा हूं? क्या मैंने कभी अपने पिछले बड़े बदलावों की पहचान की है? 3, क्या मैं किसी एक स्किल, हैबिट या डिसीजन को स्ट्रांगली पकड़े हुए हूं जो मुझे आगे ले जा सकता है? 4, क्या मैं फेलियर्स से डर कर आगे बढ़ना छोड़ चुका हूं? इस अध्याय से मिलने वाली 3 जरूरी सीखें। 1, हर बार सही होना जरूरी नहीं, कुछ बार बहुत सही होना जरूरी है। हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ रेयर, बोल्ड और थॉटफुल स्टेप्स ही आपका फ्यूचर बना सकते हैं। 2, अपने बड़े कदमों को पहचानिए, जैसे करियर चेंज, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, किसी खास व्यक्ति से कनेक्शन। ये आपकी जिंदगी के टेल इवेंट्स बन सकते हैं। 3, फेल्योर्स को नॉर्मल मानिए। किताब कहती है सक्सेस और फेल्योर साथ चलते हैं, लेकिन आपको बस उन फ्यू बिग विन्स को पकड़ना है जो सब कुछ बदल दें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये सिखाती है कि हमें हर छोटी चीज पर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उन रेयर इम्पैक्टफुल मोमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए जो हमारा फ्यूचर बना सकते हैं। टेल्स ही असली पावर रखते हैं, और वो तभी दिखेंगे जब आप पूरी गेम खेलते रहेंगे। चैप्टर 9, रूम फॉर एरर। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का यह अध्याय हमें एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली बात सिखाता है।
पैसे के मामलों में हमेशा थोड़ी गुंजाइश छोड़ो, थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी रखो। जिंदगी कभी भी पूरी तरह से हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। चाहे आप कितना भी स्मार्ट सोच लें, कितना भी परफेक्ट प्लान बना लें, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजंस लेते वक्त ये मानकर चलना जरूरी है कि कुछ गलत भी हो सकता है और उसके लिए आपके पास रूम फॉर एरर होना चाहिए। अब दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अचानक नौकरी चली गई और आप पूरी तरह टूट गए। कोई इमरजेंसी आई और बचत ना होने की वजह से कर्ज लेना पड़ा। इन्वेस्टमेंट किया लेकिन लॉस हुआ और सब कुछ डगमगा गया। इन सभी स्थितियों में अगर आपके पास थोड़ी सी भी सुरक्षा की गुंजाइश होती तो शायद इतना स्ट्रेस, डर और अफसोस नहीं होता। अनुपम खेर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो स्ट्रगलिंग एक्टर थे तब कई महीने तक उनके पास काम नहीं था, लेकिन उन्होंने हमेशा थोड़े पैसे अलग रखे, सिर्फ जरूरत के वक्त के लिए। उन्हीं पैसों ने उन्हें बुरे वक्त से बचाया और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। यही रूम फॉर एरर है, जब आप फ्यूचर की अनिश्चितता के लिए आज से तैयारी करते हैं। इस अध्याय से मिलने वाली 3 बड़ी सीखें। 1, हर प्लान में फेल होने की गुंजाइश मानो। चाहे इन्वेस्टमेंट हो, करियर चेंज या कोई नया बिजनेस, सोचो कि अगर चीजें उलटी हुई तो फॉल बैक क्या होगा। दूसरी, इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो। कम से कम 3 से 6 महीनों का खर्च अलग रखना, ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में आप फाइनेंशियली स्टेबल रहो। तीसरी, अपने कॉन्फिडेंस से ज्यादा सेफ्टी को प्राथमिकता दो। जरूरत से ज्यादा भरोसा अक्सर नुकसान देता है, इसलिए स्मार्ट बनो और हर डिसीजन में बफर रखो। खास बात इस अध्याय की, किताब कहती है, सफलता यह नहीं है कि बड़े फैसले लें, यह है कि बर्बादी से बचें। यानी बहुत बढ़िया डिसीजंस लेना जरूरी नहीं, लेकिन बर्बादी से बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि अगर हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस, थोड़ी सुरक्षा और थोड़ी लचीलापन रख लें, तो हम न सिर्फ पैसे बचा सकते हैं, बल्कि अपने मन का डर और चिंता भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। चैप्टर 10, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी मेहनत से सफलता हासिल कर पाते हैं, जबकि दूसरों को बार बार असफलता मिलती है? हम में से बहुतों के मन में यह सवाल उठता है कि सफलता पाने के लिए क्या सिर्फ एक बड़ा कदम जरूरी है? क्या हमें जल्दी से अमीर बनने के लिए किसी एक मौके का इंतजार करना चाहिए? क्या छोटे कदम कभी किसी बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं? क्या यह सच नहीं है? हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस केवल बड़े फैसलों और तुरंत मिलने वाले परिणामों से आती है, लेकिन असल में ट्रू सक्सेस छोटी छोटी और निरंतर कोशिशों से ही आती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप जो भी करते हैं उसे नियमित रूप से करते हैं, चाहे परिणाम तत्काल न मिले। ये छोटी सी कोशिशें समय के साथ बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं। पुस्तक में क्या कहा गया है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि धन केवल इंस्टेंट सक्सेस या क्विक गेन्स पाने से नहीं आता। असल में यह छोटी छोटी निरंतर क्रियाओं और पेशेंस से आता है। किताब में बताया गया है कि हमें अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए पेशेंस और टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए। यह नहीं कि आज जो किया उसका परिणाम तुरंत दिखे। किताब कहती है कि सबसे ज्यादा संपत्ति समय के साथ बनी है, जो लगातार छोटे कदमों से बढ़ती है। यह किसी तेज दौड़ की तरह नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा की तरह है, और यही यात्रा आपको असली सफलता तक पहुंचाती है। सोचिए अमित नाम के एक व्यक्ति के बारे में। अमित एक साधारण आदमी था, जिसका आय बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो शायद दूसरों के पास नहीं थी, सतत प्रयास। वह हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाता था, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो। शुरुआत में किसी को यह नहीं समझ आता था कि ये छोटी बचतें क्यों की जा रही हैं। उसके दोस्त और परिवार वाले उसकी आदत पर हंसते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो पैसा बचाया जा रहा है वह कुछ काम का नहीं होगा। वे सोचते थे कि अमित इस पैसे से ज्यादा मजे ले सकता था, लेकिन वक्त ने सबको दिखा दिया कि ये छोटी छोटी बचतें और निवेश समय के साथ बड़ा रूप ले सकती हैं। अमित ने धीरे धीरे अपनी संपत्ति बनाई, क्योंकि उसने कभी भी छोटी रकम की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया। उसने अपनी मेहनत को समय दिया, और जो लोग जल्दी लाभ की तलाश में थे वे अधिकतर रास्ते से बाहर हो गए। आज अमित की छोटी छोटी बचतें उसे एक मजबूत वित्तीय स्थिति में ले आई हैं, जबकि उसके दोस्त अभी भी किसी बड़ी संभावना की तलाश में हैं। वह एक उदाहरण बन चुका है कि सतत प्रयास और समय के साथ संयम से ही असली संपत्ति बनाई जा सकती है। प्रैक्टिकल टिप्स। 1, धैर्य रखें,
पेशेंस सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यदि आप तुरंत परिणाम की उम्मीद रखते हैं तो आप जल्दी निराश हो सकते हैं। धन बनाने में टाइम लगता है और लगातार प्रयास ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आप एक खेत में बीज डालते हैं तो फसल उगने में समय लगता है। यही सिद्धांत आपकी वित्तीय यात्रा पर भी लागू होता है। 2. छोटी बचत को न नजरअंदाज करें। छोटी बचत भी बड़ी जमा हो सकती है। हर छोटी बचत या निवेश को महत्व दें, क्योंकि यही आपके भविष्य की नींव होगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप हर महीने 500 रुपए बचाते हैं। ये छोटी राशि शायद आपको आज ज्यादा मायने न दे, लेकिन 10 साल बाद यही 500 रुपए की बचत सालाना 6,000 रुपए बना सकती है और समय के साथ यह और बढ़ेगा। 3. लंबे समय तक सोचें। तुरंत परिणाम की बजाय लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए निवेश और फैसले लें। यह दृष्टिकोण आपको सही रास्ते पर बनाए रखेगा। एग्जाम्पल, सोचिए अगर आपने आज 500 रुपए का निवेश किया और 10 साल बाद वही रकम 50,000 रुपए हो जाती है। यह लंबी अवधि का प्रभाव है जो समय के साथ आपको चुपके से बड़ा लाभ देता है। अंत में, अगर आप अमित की तरह सोचते हैं तो आपको यह समझने में देर नहीं लगेगी कि सतत प्रयास और छोटी छोटी बचतें समय के साथ आपके लिए बड़ी संपत्ति बना सकती हैं। समय और सततता का सही उपयोग ही आपको असली सक्सेस दिलाएगा। समझिए कि बड़ी सफलता और धन सिर्फ बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटी निरंतर क्रियाओं से मिलती है। यही है असली वेल्थ। इस पूरी जर्नी में एक बात साफ होती है, पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। हर इंसान की सोच, हालात और अनुभव अलग होते हैं। इसलिए किसी और से अपनी जिंदगी की तुलना करना बंद करो। कभी कभी मेहनत काम आती है, कभी किस्मत साथ देती है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत होती है धैर्य, समझदारी और समय का सही इस्तेमाल। पैसा कमाना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। इस बुक ने हमें सिखाया कि असली अमीरी वो है जब तुम्हारे पास खुद के फैसले लेने की आजादी हो, और यही आजादी पाने के लिए जरूरी है सही सोच और सही समझ। अगर तुमने इन बातों को महसूस किया है तो अब वक्त है उन्हें अपनाने का। अगर तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगा हो तो